तो जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का अक्टूबर के पार्ट 1 के करंट अफेयर्स पे। ठीक है, आप लोग डिफेंस साहब के यूट्यूब चैनल पर हैं एंड आगे बढ़ने से पहले प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बसंत 2 CDS 1 2025 के लिए जो बैच है उसकी क्लासेस 2 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री के टोटल 5 लेक्चर्स हम लोगों ने कर लिए हैं। मेडिवल हिस्ट्री के टोटल अभी कितने हुए हैं भाई, 2 या 3 लेक्चर जो हैं वो आपके हो गए हैं। कल एक और लेक्चर हो जाएगा। टोटल मेरे ख्याल से 3 लेक्चर्स जो हैं वो मेडिवल हिस्ट्री के हो जाएंगे। और फिर अगेन मॉडर्न हिस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं वो सैटरडे से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि आपके 4 लेक्चर्स अराउंड मॉडर्न हिस्ट्री के रहेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे, या तो हम पॉलिटी पिक कर लेंगे। पॉलिटी के भाई आपके 10 से 11 लेक्चर्स हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स पिक कर लेंगे, सिमिलर इकोनॉमिक्स के भी 10 से 11 लेक्चर होंगे, यानी कि फेब के एंड तक हमारी क्लासेस सारी खत्म हो जाए। क्लासेस का मतलब है हमारा जो सिलेबस है वो खत्म हो जाए। और उसके बाद ये जो मार्च का महीना बचेगा और जो अप्रैल के 10 दिन बचेंगे, 13 अप्रैल को सीडीएस है और तब तक भाई हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो ये 100 दिन का पैच है भाई। जिन लोगों को लगता है 100 दिन में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता, सिलेबस कंप्लीट भी हो सकता है और काफी कंसाइज तरीके से, अच्छे तरीके से, प्यार से, मोहब्बत से कंप्लीट भी हो सकता है ना। यानी कि आपका थ्योरी भी कंप्लीट होगी, क्वेश्चन सॉल्विंग भी कंप्लीट होगा और रिवीजन जो है वो भी भाई हमारी तरफ से होगा। यानी कि भाई ये सारा का सारा चल रहा है। जीके के लिए भाई मैंने आपको बताया है, सेम चीज इंग्लिश में चल रही है। 3 क्लासेस इंग्लिश की कंडक्ट की जा चुकी हैं। मैथमेटिक्स का जो परसेंटेज है वो चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, आप लोग भी इनरोल कर सकते हो। ठीक है, मकर संक्रांति तक इसके एनरोलमेंट खुले हुए हैं। 8839961158 पर डीएम करके अब एनरोल कर सकते। अब हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स की। तो देखो भाई इसकी स्टार्टिंग हो जाती है डायरेक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स जो है महुआ, उन्होंने जल ही अमृत प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है अमृत 2.0 में। ठीक है, और ये क्या करना चाहते हैं, ये क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हैं एफ्लुएंट डिस्चार्ज की। एफ्लुएंट डिस्चार्ज यानी कि जो आपका घरों से और इंडस्ट्री से निकला गंदा पानी है उसको ये लोग ट्रीट करना चाहते हैं। रिसाइकलिंग प्रमोट करना चाहते हैं ट्रीटेड वाटर के अर्बन एरियाज में, कि भाई इसी पानी को रिसाइकल करके दोबारा इस्तेमाल किया जाए। ये पर्पस आ जाता है कि स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को इंसेंटिवाइज करेंगे, उनको इनाम देंगे कि अगर वो हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को प्रॉपरली मैनेज करेंगे। एसटीपीज कहा जाता है इनको, ताकि अच्छी क्वालिटी का ट्रीटेड वाटर लोगों को मिल सके। इसके बहुत सारे इनिशिएटिव्स आ जाते हैं। इसमें क्लीन वाटर क्रेडिट सिस्टम आ जाता है, ताकि कंपटीशन सिटीज के अंदर ऐसी कैपेसिटीज डेवलप की जा सके, उनको इंसेंटिवाइज किया जा सके कि गुड क्वालिटी ट्रीटेड वाटर उनको मिले, है ना। क्लीन वाटर क्रेडिट्स को जो है वो आपके एसटीपीज को दिया जाएगा, जो आपकी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है इनको दिया जाएगा। यानी कि इनकी स्टार रेटिंग की जाएगी, 3 से लेके 5 स्टार्स के बीच में इनको स्टार रेटिंग दी जाएगी, सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि 6 महीने के लिए वैलिड भी रहेगा। ठीक है, और परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी इंसेंटिव्स आ जाते हैं जो कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को ही दिए जाएंगे, यानी कि वही स्टार रेटिंग और क्लीन वाटर क्रेडिट वगैरह। अब अगर अमृत 2.0 की बात करें तो इसकी मिनिस्ट्री महुआ ही आ जाती है। 2021 में इसको 5 सालों के लिए लॉन्च किया गया था। इसका पर्पस आ जाता है यूनिवर्सल कवरेज प्रोवाइड करना वाटर सप्लाई की, यानी कि सभी लोगों को पानी की सप्लाई अवेलेबल कराना। किसके जरिए? फंक्शनल टैप से, टोटियों से, ताकि कोई बुचुर्गा ना ले। ये हर घर में होना चाहिए। ठीक है, सारे स्टेचुटरी टाउन्स में होगा। इसके साथ साथ जो आपका कवरेज होगा पूरा ये सेप्टेज मैनेजमेंट का 500 सिटीज का, ये अमृत 1.0 में था। ठीक है, फर्स्ट फेज था उसमें था। 1.0 को जो है वो आपका लॉन्च किया गया था 2015 में, ताकि बेसिक सिविक एमिनिटीज लोगों को उपलब्ध कराई जा सके। इसमें वाटर सप्लाई आ जाता है, सेप्टेज मैनेजमेंट आ जाता है, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज वगैरह वगैरह सिलेक्टेड सिटीज और टाउन्स में। फिर हम बात करेंगे इंडिया की बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2024 को अनवेल किया गया है 4th ग्लोबल बायो इंडिया समिट के दौरान। ये रिपोर्ट लाई गई है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और दिराक के जरिए। ठीक है, ये क्या कर रही है? ये कैप्चर कर रही है उस पर्टिकुलर प्रोग्रेस को जो इंडिया के बायो इकोनॉमी सेक्टर ने पिछले कुछ सालों में किया है।
ठीक है। अब ये बायो इकोनॉमी क्या है? बायो इकोनॉमी का मतलब होता है हमारा ऐसा पर्टिकुलर नॉलेज बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम होता है जो कि यूज करता है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को, ताकि प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस और सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। इसकी की अगर हम टर्म्स की बात करेंगे, की फाइंडिंग्स की बात करेंगे, तो इंडिया की जो बायो इकोनॉमी है ये 2023 में 151 बिलियन डॉलर पहुंच चुकी है। ठीक है। यानी कि इंडिया की जीडीपी का 4.25%, और इसमें तकरीबन 3.3 मिलियन लोग एम्प्लॉयड भी हैं, जो कि 2030 तक पहुंच जाएगी 300 बिलियन डॉलर्स तक। ठीक है। ये सब सेक्टर्स जो आपके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडिया की बायो इकोनॉमी को, इसमें आ जाते हैं बायो इंडस्ट्रीज, यानी कि आप इसको बायो इंडस्ट्रियल कह लीजिए। बायो इंडस्ट्रियल 48% टोटल कंपोनेंट है इसका। इसके अंदर बायोफ्यूल्स, केमिकल्स, बायोप्लास्टिक्स आ जाती हैं। उसके बाद बायो एग्री, यानी कि नाम से पता चल रहा होगा, है ना, 8% आपका कवरेज आ जाता है जेनेटिकली सॉरी मॉडिफाइड क्रॉप्स लाइक बीटी कॉटन वगैरह। उसके बाद बायो फार्मा, बायो फार्मा यानी कि 36%, ये फार्मास्यूटिकल्स पे, मेडिकल डिवाइसेस पे, डायग्नोस्टिक्स पे फोकस करता है। और फिर भाई हमारा आ जाता है बायो आईटी या फिर बायो रिसर्च। ठीक है। ये आपका 8% आ जाता है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल्स या बायो इंफॉर्मेटिक्स वगैरह शामिल है। जब हम बात करेंगे, इंडिया ने भारत जैन को लॉन्च किया है, वर्ल्ड का पहला गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अभी तक प्राइवेट कंपनीज के आए हैं। तो भारत जैन को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, एमओएसडी के द्वारा। ये आपका इस पर्टिकुलर गोल के साथ में अलाइंड है, जिसमें एक गोल आपका नया आया है, मेकिंग एआई इन इंडिया एंड मेकिंग एआई फॉर इंडिया। ये एक पर्टिकुलर नया गोल है भाई सरकार का। इनका सीधा सा काम है कि भाई हमें जो है वो जनरेटिव एआई सिस्टम्स को क्रिएट करना है, जो हाई क्वालिटी टेक्स्ट को जनरेट कर सकें। इसमें भाई हमारा स्पीच भी इंक्लूडेड होगा, इसमें हमारा मल्टी मोडल जो कंटेंट है वो भी आएगा, अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस में। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो आईआईटी बॉम्बे आ जाती है। ये फंक्शन कर रही है NMICPS है, नेशनल मिशन और इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स। ठीक है। अब अगर हम MLM की बात करें और जनरेटिव एआई की बात करें, तो देखो जनरेटिव एआई क्या होता है। जनरेटिव एआई आपका LLM की एक एप्लीकेशन होती है। तो पहले LLM को समझ लेते हैं। MLM का मतलब होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ठीक है। ये होते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जो कि लार्ज डेटा सेट्स पे ट्रेन किए जाते हैं, जिसमें आपके टेक्सचुअल डेटा भी आ जाता है, नॉन टेक्सचुअल डेटा जो है वो भी आ जाता है, लाइक इमेज, ऑडियो, वीडियो वगैरह। तो एलएलएम क्या करते हैं? एलएलएम आपके मशीन लर्निंग को यूज करते हैं, और ये ह्यूमन लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, बाकी कॉम्प्लेक्स डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। और जनरेटिव एआई आपका एलएलएम का ये एक एप्लीकेशन आ जाता है। इसमें एल्गोरिदम्स आ जाते हैं, डीप लर्निंग मॉडल्स आ जाते हैं, जिनसे आप नए कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, ऑडियो, कोड, इमेजेस वगैरह वगैरह। आगे बात करेंगे डिजिटल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की, तो ट्राई जो है वही हमारा, ट्राई ने कंसल्टेशन पेपर रिलीज किया है फॉर्मुलेटिंग अ डिजिटल रेडियो ब्रॉडकास्ट पॉलिसी के ऊपर, और ये उन्होंने किया है प्राइवेट रेडियो ब्रॉडकास्टर्स के लिए। ठीक है। अब देखो प्रेजेंटली यानी कि करंट की बात करें, तो जो हमारा प्राइवेट सेक्टर आ जाता है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के जो रेडियो ब्रॉडकास्टर आ जाते हैं, उनको दिया जाता है लाइसेंस कि भाई आप अपने प्रोग्राम्स को ट्रांसमिट कीजिए, ऑन एयर करिए। कहाँ पे? एफएम पे। यानी कि एफएम के जो फ्रीक्वेंसी बैंड आते हैं 88 से लेके 10 MHz तक। आपने देखा होगा ज्यादातर एफएम चैनल्स 88 और 108 के आसपास ही रहते हैं, है ना। अब अगर हम डिजिटल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की बात करें, तो ये क्या करते हैं, ये एक प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं, इसको कहा जाता है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन के जरिए आपका जो ऑडियो है उसको कन्वर्ट, ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल्स को कन्वर्ट किया जाता है एक डिजिटल फॉर्मेट में, और फिर उसके बाद में इसको ट्रांसमिट किया जा सकता है रेडियो वेव्स, यानी कि एयर वेव्स के जरिए। ठीक है। इसका जो हमारा ट्रेडिशनल एनालॉग पहले वाला जो सिस्टम हुआ करता था, वो एनालॉग ब्रॉडकास्टिंग होती थी, उसके ऊपर इसके क्या एडवांटेजेस आ जाते हैं।
तो देखो ब्रॉडकास्टिंग की जो कैपेबिलिटी होती है एक सिंगल फ्रीक्वेंसी कैरियर पे 3 से 4 चैनल्स की, वो बेटर ऑडियो क्वालिटी के हिसाब से आ जाती है। जबकि एनालॉग मोड में क्या होता है कि एक चैनल जो है उसकी ब्रॉडकास्टिंग एक फ्रीक्वेंसी कैरियर पे हो सकती है, और इसमें भाई आपको मैन्युअली ट्यून करना पड़ता था, सर्च करना पड़ता था चैनल्स का। लेकिन डिजिटल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में ऐसा कुछ नहीं है। अब आ जाती है साइबर सिलेब्रिटी यानी कि बंधुआ मजदूरी। तो साइबर सिलेब्रिटी की कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। हमारी जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री है उन्होंने 2.17 करोड़ मोबाइल कनेक्शंस को डिस्कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, करेगी या कर दिया। साइबर सिलेब्रिटी क्या होता है? साइबर सिलेब्रिटी आपका एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन होता है, उत्पीड़न होता है, जिसमें नॉर्मली सबसे पहले ऑनलाइन डिसेप्शन किया जाता है। उसके बाद में इसकी वजह से ही किसी भी इंसान की फिजिकल ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी कि किसी भी इंसान को इलीगली इधर से उधर भी भेजा जाता है। यानी कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का पार्ट है जो कि बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, अनप्रेसिडेंटेड सिवियरिटी एंड स्केल। ठीक है, ऑफेंडर्स क्या करते हैं? नॉर्मली इंडिविजुअल्स को टारगेट करते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, उनको ये लोग देते हैं फेक प्रोमिसेस, झूठे कस्में वादे वफा। ठीक है, कि भाई हम तुम्हें दिलाएंगे नौकरी, एम्प्लॉयमेंट के झांसे दे। उसके बाद 5,000 के आसपास इंडियंस जो है वो अलग अलग कंट्रीज में फंसे हुए हैं साउथ ईस्ट एशिया की, लाइक लाओस में, कंबोडिया में। ठीक है, यहाँ पे भाई इंडियंस फंसे हुए हैं जिनको नौकरी का झांसा देके भेजा जा चुका है, और अब उनको क्या किया जा रहा है? जबरन साइबर फ्रॉड वगैरह उनसे करवाए जा रहे हैं। अब उसके बाद बात करते हैं हरिकेन हीलिन हेलिन जो है यूएसए में। इसका स्टेटस कम हो चुका है, ये डाउनग्रेड हो गया है पोस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन में। देखो भाई, नॉर्मली हरिकेन जो होता है वो एक ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन को ही भाई हम लोग हरिकेन बोलते हैं। तो एक ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है जो कि आपका मैक्सिमम सस्टेन्ड सरफेस विंड्स ले लेता है 70 माइल पर आवर की, या फिर 64 नॉट्स जिसको बोला जाता है, या उससे ज्यादा। ठीक है, तो भाई ये पोस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है? तो यानी कि एक ऐसा साइक्लोन जिसके अंदर सफिशिएंट ट्रॉपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ना हो, है ना, वो आपका एक पोस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि ये हैवी रेन्स तो करवा देगा। ठीक है, ये आपकी बहुत तेज हवाएं भी चलवा देगा, लेकिन बाकी के बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हाई लेवल का नहीं करता। ठीक है, इसकी तो स्पेसिफिक क्लास होती है। एक तो रहता है भाई हमारा फॉर्मर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक है, और उसके बाद में क्या बोलते हैं, जो कि भाई आपके सॉरी जो कि आपके फुली एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, ट्रॉपिक्स के बियॉन्ड जा सकते हैं। ठीक है, ये भाई आपके होते हैं। उसके बाद में एक्सरसाइज कजिन 2024 की बात करेंगे तो 8th एडिशन जो है इंडिया की और कजाकिस्तान की जॉइंट एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज का कजिंद का, ये आपका उत्तराखंड के औली में कंडक्ट किया गया। फिर हम बात करेंगे अल्बानिया की जिसकी कैपिटल है तिराना। तो भाई देखो, अल्बानिया जो है, इंडिया ने नया मिशन ओपन किया है अल्बानिया में, ताकि भाई अपना डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट वो जो है यहाँ बढ़ा सके। यानी कि हमने अपना दूतावास यहाँ भी खोल दिया है ना। कहाँ पे आ जाता है? ये साउथ ईस्टर्न यूरोप में आता है, बाल्कन पेनिनसुला के थोड़ा सा ऊपर नीचे की तरफ आता है। भाई ये साउथ ईस्टर्न यूरोप में आ जाता है, बाल्कन पेनिनसुला का पार्ट ही कह लीजिए अब इसको, इसका वेस्टर्न पार्ट आ जाता है। ये पूरे बाल्कन स्टेट्स हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ बाल्कन पेनिनसुला जो है ये आपका कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है? एक तरफ इसके एड्रियाटिक सी आ जाता है। ठीक है, दूसरी तरफ आप देखोगे तो भाई यहाँ पर आपका मेडिटेरेनियन सी आ जाता है, एगियन सी आ जाता है, और उसके साथ साथ ब्लैक सी भी वही यहाँ पे आ जाता है। बॉर्डरिंग एरियाज की बात करें तो इनके जो क्या बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट में है वो आपका आ जाता है मॉन्टेनीग्रो। उसके बाद में इनकी नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है प्रॉपर कोसोवो। उसके बाद ईस्ट में आ जाता है नॉर्थ मैसेडोनिया। इनके साउथ में और साउथ ईस्ट में आ जाता है ग्रीस। ठीक है, मैरीटाइम बाउंड्रीज एड्रियाटिक सी वेस्ट की तरफ है, साउथ वेस्ट की तरफ आयोनियन सी है। माउंटेन्स में नॉर्थ अल्बेनियन आल्प्स पर्वतों की श्रृंखला आ जाती है, जो कि दिनारिक एल्प्स का ही एक्सटेंशन है। हाईएस्ट पॉइंट इज माउंट कोरब। ठीक है, स्ट्रेट यहाँ पे आती है ओटरेंटो। ओटरेंटो क्या करती है? एड्रियाटिक सी को आइनियन सी के साथ में कनेक्ट करती है। तो ये ओटरेंटो स्ट्रेट है, और यहाँ पर रिवर्स आ जाती हैं। एक का नाम है ड्रिमिन,
एक का नाम है सीमैप। फिर हम बात करेंगे मुडुमलाई टाइगर रिजर्व की, तो दो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज आ जाती है एम्फीबियंस की। इसमें से एक का नाम है मिक्री जेलस पेलुनका। एक तो भाई ये आ जाती है। इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है केव डांसिंग फ्रॉग। गुफाओं में घुस के नृत्य करते हैं ये मेंढक। दूसरा उसके बाद में एक आता है नाइटी बेट्राकस इंद्रानेली। ठीक है, ये क्या है भाई? ये आपका इंद्रानेली का नाइट फ्रॉग है, यानी कि रात को निकलने वाला मेंढक। तो ये मुडुमलाई टाइगर रिजर्व में पाए गए हैं, जबकि ये आते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में। ठीक है, अब अगर हम मुडुमलाई की बात करें तो मुडुमलाई आपकी नीलगिरी में आ जाता है। भाई इसको मैंने लोकेट किया था, भूल गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। ओके ओके ओके, कावेरी भाई मैं भूल गया यार। ठीक है, यहाँ कहीं अच्छा ये रहा, सॉरी, वो तो बना गया। तो ये जो है ये आपका देख पा रहे हो भाई, ये नीलगिरी हिल्स की विसिनिटी में पहली बात तो आ जा। तमिलनाडु की नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट का नाम भी नीलगिरी है। ठीक है, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट आता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर आसपास आप देखोगे तो भाई यहाँ पर वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गई, जो कि केरल की है। बांदीपुर जो नेशनल पार्क है वो भी आ जाता है कर्नाटक का। उसके साथ साथ यहाँ पर मुकुर्ती भी होना चाहिए। ठीक है, मुकुर्ती नेशनल पार्क और साइलेंट वैली जो है वो भी यहाँ पर आ जा। मुकुर्ती और साइलेंट वैली ये दोनों जो है इसकी विसिनिटी में आ जाते हैं। यहाँ से जो रिवर निकलती है उस रिवर का नाम है मोयार। मोयार नाम की रिवर निकलती है, एमटीआर के थ्रू ही बीच में से भाई आपकी फ्लो होती है। और फॉरेस्ट की बात करें तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, मॉइस्ट टीक फॉरेस्ट होते हैं, वगैरह वगैरह। फ्लोरा एंड फोना में भाई यहाँ पर एलिफेंट ग्रास होती है, टाइगर होते हैं, एलिफेंट होते हैं और इंडियन कॉर वगैरह। फिर बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी ने 7th इशू रिलीज किया है इन दी स्टैट्स इंडिया 2024 इन्वायरमेंट अकाउंट्स का। तो ये जो आपका इन दी स्टैट्स है ना, इन्वायरमेंट स्टैटिस्टिक्स जो है, इनको कंपाइल किया गया है SEEA, यानी कि सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग फ्रेमवर्क के अंडर में। इन स्टेट्स क्या करते हैं? ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं इन्वायरमेंट के बारे में, यानी कि ये इनका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चेंजेस आ जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अक्रॉस लोकेशंस, और कौन से ऐसे मेन फैक्टर्स हैं जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें SEEA की, इसको कहा जाता है क्या? इसको कहा जाता है सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग। ये एक एग्रीड इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है जिसके द्वारा इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंट्स बनाए जाते हैं, यानी कि इकोनॉमी के साथ साथ जो इनका इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ में होता है उसको देखा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ स्टॉक्स में क्या चेंजेस आए हैं इन्वायरमेंटल एसेट्स में, उनको देखा जाता है। दो साइड्स होती हैं इनकी, SEEA-CF यानी कि सेंट्रल फ्रेमवर्क, और SEEA-EA यानी कि इकोसिस्टम अकाउंटिंग। फिर हम बात करेंगे डिमांड फॉर इंक्लूजन ऑफ लद्दाख इन 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जा रही है। एक डिमांड जो है पड़ चुकी है कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल में डाला जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। अब ये 6th शेड्यूल आता है, ये आता है आर्टिकल 244 सेक्शन 2। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि ट्राइबल एरियाज जो रहते हैं, यानी कि ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, ऑफ मेघालय, ठीक है, ऑफ त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील करता है। इसी के बाद हमारी जो है वो आई थी बारदोलोई कमेटी के रिकमेंडेशन, यानी कि इस आर्टिकल के जरिए गवर्नर को एम्पावर किया जाता है कि आप ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल्स भी बना सकते हैं इन चारों स्टेट्स में। एडीसीज की बात करें तो ऑटोनोमस जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है इसमें तकरीबन 30 के आसपास मेंबर्स होते हैं, उससे ज्यादा मेंबर्स नहीं होते। 4 को नॉमिनेट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, और 26 जो रहते हैं वो आपके रहते हैं इलेक्टेड। राइटिंग बहुत खराब है मेरी, सुनते जाना अच्छे से। एट प्रेजेंट 10 के आसपास एडीसीज इन चारों स्टेट्स में बिलोंग करती है। एआरसीज की बात करें, यानी कि ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल्स, तो ये किसी स्पेसिफिक ट्राइब को क्या करती हैं? कवर करती है। एक
कबीले को कवर करती है, स्पेसिफिक ट्राइब को करती है एक पर्टिकुलर रीजन में जो कि एडीसी के अंडर ही आ जाता है ना। तो एआरसी एडीसी के अंडर किसी ट्राइब को फोकस करते हैं। अभी एडीसी और एआरसी जो है इनके पास ये पावर होती है कि ये कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे कानून बना सके, जैसे कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, एग्रीकल्चर, इनहेरिटेंस, संपत्ति कैसे बांटी जाएगी, मैरिज, उसके साथ साथ सोशल कस्टम्स एक्सेट्रा। प्लस इनके पास ये भी पावर होती है कि रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर सकें, टैक्सेस लगा सके, ट्रेडिंग को रेगुलेट कर सके, रॉयल्टीज कलेक्ट कर सके, मिनरल एक्सट्रैक्शंस वगैरह वगैरह। फिर आज आपने आईएलओ ने रिलीज की है रीजनल कंपेनियन रिपोर्ट फॉर एशिया एंड पैसिफिक। एशिया और पैसिफिक रीजनल कंपेनियन रिपोर्ट आईएलओ की एक दूसरी रिपोर्ट आती है, उसको कॉम्प्लीमेंट करती है, यानी कि इसको पूरा करती है। दैट इज वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। ये भी आईएलओ के द्वारा ही रिलीज की जाती है। आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये रिपोर्ट 2024-2026 की है, यानी कि यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन फॉर क्लाइमेट एक्शन एंड जस्ट ट्रांजिशन को साथ डील कर दी है। इसमें की डेवलपमेंट चैलेंजेस और प्रायोरिटीज को देखा जाता है, बताया जाता है, जो कि सोशल प्रोटेक्शन के लिए एशिया और पैसिफिक रीजन में जरूरी है। रिपोर्ट का नाम याद कर लेना कि भाई इसमें किस लिए और कौन रिलीज करता है। फिर बात करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाइड किया है इको मार्क्स रूल्स 2024 को। तो इको मार्क जो लेबलिंग सिस्टम है ना, इको मार्क लेबलिंग सिस्टम को आपका क्या करेगा, ये प्रमोट करेगा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को। कौन सी कैटेगरी में? तो ये आपकी अलग अलग कैटेगरीज में, लाइक फूड, कॉस्मेटिक्स, उसके साथ साथ सोप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा। यानी कि ये लाइफ के प्रिंसिपल के साथ इंटीग्रेटेड है। लाइफ का यानी कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जो कि सस्टेनेबिलिटी और रिसोर्स एफिशिएंसी पे फोकस करेगी। तो रूल्स कोडिफाइड किए गए हैं, जैसे कि भाई आपका सबसे पहला इसमें आ जाता है कि ग्रांटिंग का क्राइटेरिया जो है वो क्या रहेंगे, क्या क्राइटेरिया रहेंगे ग्रांट करने के इको मार्क। तो भाई किसी भी प्रोडक्ट को, है ना, अगर आपको इको मार्क ग्रांट करना है तो उनके पास एक लाइसेंस या सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि इंडियन स्टैंडर्ड्स के कॉन्फॉर्मिटी में चले, है ना। यानी कि जो आपका BIS ने दे रखा हो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने उनको ऑलरेडी लाइसेंस दे रखा हो, सर्टिफिकेट दे रखा हो कॉन्फॉर्मिटी का, या फिर क्वालिटी कंट्रोल के ऑर्डर्स के बेसिस पे उन्होंने उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को फुलफिल किया हो, जैसा रूल्स में बताया। अब रूल्स के हिसाब से इको मार्क जो है वो ऐसे प्रोडक्ट को दिए जा सकते हैं जो स्पेसिफाइड एनवायरमेंटल क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे और उसके साथ साथ वो पर्टिकुलर रिसोर्स कंजप्शन या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स के साथ डील भी करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन के प्रोसेस की अगर बात कर ली जाए तो वो कैसे होगा, मैन्युफैक्चरर्स को अप्लाई करना पड़ेगा इको मार्क के लिए थ्रू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, QCI नहीं आएगी, CBCB आएगी, ठीक है। ड्यूरेशन, इस मार्क की ड्यूरेशन आपकी 3 साल के लिए रहेगी। स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा भाई इसकी ओवरसाइट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, जो उसकी एनवायरमेंट सेक्रेटरी के द्वारा हेड किया जाएगा। फिर देखेंगे कि भाई स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इसको लॉन्च किया गया था October 2, 2014 को, मोदी जी ने सरकार में आने के 2-3 महीने बाद ही, क्योंकि महात्मा गांधी जी की जन्म दिवस के साथ भी कोइंसाइड करता है। इसके 2 कंपोनेंट आते हैं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण आ जाता है रूरल एरियाज के लिए, कि रूरल एरियाज में जो है वो आपकी साफ सफाई रहे, किसके जरिए, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के जरिए, ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज के जरिए जिससे इंडिया को ODF बनाया जा सके, यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी कि खुले में शौच बंद की जा सके। पूरा एम जो है अब गांव को ODF से OTF प्लस मॉडल बनाने का है। उसके बाद इसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, ठीक है। उसके बाद भाई हमारा SBM स्वच्छ भारत अर्बन आ जाता है, अर्बन 2.0। ये सारी सिटीज को गार्बेज फ्री बनाना चाह रहा है, पब्लिक बिहेवियर चेंज करना है, ग्रे और ब्लैक वाटर मैनेजमेंट करना है। इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है महुआ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात की जाएगी, गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि MPC का रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जा रहा है अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934।
अगर हम सेक्शन 5450 ZB की बात करें, जो कि आपका 2016 में अमेंड किया गया था आरबीआई एक्ट 1934 का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड है कि वो एमपीसी बना सकती है। पहले ये आरबीआई के अंडर में आया करता था। इनका ऑब्जेक्टिव आता है कि देश के अंदर प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना है सारी चीजों की, है ना, और ग्रोथ जो है उस पर भी फोकस करना है। तो टोटल इसमें आ जाते हैं हमारे 6 मेंबर्स, जिसमें आरबीआई के जो गवर्नर हैं, है ना, वो ऑटोमेटिकली इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन रहते हैं। 3 लोग जो है वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं 4 सालों के लिए। इस केस में नागेश कुमार, राम सिंह और सौगत भट्टाचार्य जी हैं। इसके बाद हर जो एमपीसी का मेंबर होता है उनके पास एक वोट होता है। टाई के केस में गवर्नर भी अपना डिसाइडिंग वोट डालते हैं। बाकी के मेंबर्स को जो है गवर्नर अपनी बिहाफ पर टीम में रखते हैं। पीएम ई ड्राइव स्कीम की बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज जो है, इन्होंने पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्वेस्टमेंट, यानी कि पीएम ई ड्राइव स्कीम को लॉन्च किया है। इसका एम आ जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एसेलरेट करना, उनको एडॉप्ट करना, एडॉप्ट मतलब गोद लेना नहीं, उनका एडॉप्शन, उनका इस्टेब्लिशमेंट, एसेंशियल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी कंट्री में डेवलप करना है। यानी कि जगह जगह चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे, जिससे सारी क्लीनर और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन पूरे देश में फैल सके। इसके अगर हम मेजर कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो इसमें कुछ अलग तरह की सब्सिडीज दी जाएंगी, या फिर आप इनको कह सकते हैं कि इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। क्यों दिए जाएंगे ये इंसेंटिव्स? आपके दिए जाएंगे 2 व्हीलर्स के लिए, 3 व्हीलर्स के लिए, ई एम्बुलेंसेस के लिए दिए जाएंगे, ई ट्रक्स के लिए दिए जाएंगे, और ऐसी और बाकी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, एम्बुलेंसेस, ट्रक्स और कुछ बसेस के लिए भी। यानी कि इसमें आपका ई वाउचर का सिस्टम होगा सारे ईवी वॉयर्स के लिए, जिसके जरिए वो इंसेंटिव्स डिमांड कर सकते हैं। ई एम्बुलेंसेज, ई बसेस, ई ट्रक्स के डिप्लॉयमेंट को प्रमोट किया जाएगा। ईवी के जो आपके पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस होते हैं, जैसे भाई अभी पेट्रोल पंप्स होते हैं, तो भाई वो आपके पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे सिलेक्टेड सिटीज में, जिनका हाई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पेनिट्रेशन होगा, यानी कि जहां पर ईवी बहुत ज्यादा हो। ठीक है। फाइनेंशियल आउटले इसका 10,900 करोड़ कहा जाता है 2 सालों के लिए। दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात करते हैं तो दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 दिया गया है एमिनेंट एक्टर मिथुन चक्रवर्ती जी। ठीक है। इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, और इस देश में जब तक सिनेमा है तो ये एनुअली प्रेजेंट किया जाता है डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल के द्वारा। ठीक है। 1969 में इसको भाई बनाया गया था इन दी ऑनर ऑफ, मतलब दादा साहब फाल्के जो थे उनके बर्थ सेनेटरी को 100 साल हो चुके थे, उनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा माना जाता है। इसके साथ साथ जो भी इंसान जिसको अवार्ड दिया जाता है उनको एक स्वर्ण कमल यानी कि गोल्डन लोटस दिया जाता है। एक मेडेलियन जो है, सॉरी, गोल्डन लोटस का ही मेडेलियन रहता है, एक अलग से नहीं रहता भाई। मेडेलियन में ही स्वर्ण कमल आपका रहता है। एक शॉल जो है, शॉल दी जाती है। कैश प्राइज दिया जाता है 10 लाख रुपए का। कुछ नोटेबल विनर्स में आपके सत्यजीत रे, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत एंड वहीदा रहमान आ जाते हैं। फिर हम बात करेंगे सहीवी रिवर की, तो इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, INTACH, इन्होंने सक्सेसफुली साहिबी रिवर के फ्लो को ट्रेस कर लिया है। यानी कि ये कहाँ पे ओरिजिनेट होती है भाई? ये आपकी ओरिजिनेट होती है राजस्थान में, है ना, और यहाँ से नीमराना, रेवाड़ी, गुड़गांव से होती हुई दिल्ली की तरफ आती है, यानी कि हरियाणा और दिल्ली को क्रॉस करती है। बेसिकली देखा जाए तो ये हमारी ट्रिब्यूटरी आ जाती है यमुना रिवर की, यानी कि यमुना जी को ज्वाइन करती है ये। एंशियंट टाइम्स में इसको जाना जाता था द्रसटवती रिवर के नाम से। पॉल्यूशन और अतिक्रमण की वजह से इसका जो नेचुरल फ्लो है वो काफी ज्यादा कम हो चुका है, लेकिन अब दोबारा से कई सारी नहरें बनाई जा रही हैं, नाला वगैरह है उनको हटाया जा रहा है, और इसके जो फ्लो को प्रॉपर मैनेज करने की कोशिश की जाएगी। फिर बात करेंगे ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के जो टैग हैं, टीआई के जो जीआई के जो टैग्स हैं, वो 8 असम के प्रोडक्ट्स को दिए गए, है ना। जीआई जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है चेन्नई में भाई हमारी ये पूरी ऑफिस वगैरह आ जाता है। उन्होंने 8 प्रोडक्ट्स को भाई जीआई टैग दिए। ठीक है।
तो इसमें क्या क्या आ जाता है, देखो ट्रेडिशनली सबसे पहले देखा जाए तो ट्रेडिशनली फर्मेंटेड राइस बेस्ड अल्कोहलिक बेवरेज आ जाती है। इसमें आपका एक तो आ जाता है पोडो जो गौरन, ठीक है। उसके बाद आता है पोडो जो ची, और उसके बाद में एक और आता है भाई, कहा गया ना, माइबरा जो बिडवी। ये आपके अल्कोहलिक बेवरेजेस आ जाती हैं जो कि राइस बेस्ड है। इसके बाद में चार ट्रेडिशनल डिशेस आ जाती हैं, उसमें आपका पोडो नफम आ जाता है, ये फर्मेंटेड फिश के द्वारा बनाई जाती है। उसके बाद में आपका बोडो ओंडला आता है, ये राइस पाउडर की करी है। उसके बाद में बोडो गोखा कोकी आती है, इसको कोका कोकी भी नॉर्मली बोला जाता है, ये बसागु फेस्टिवल के दौरान पकाई जाती है। PWISAGU, ठीक है। और उसके बाद में पोडो नार्जी, ये एक सेमी फर्मेंटेड फूड होता है जिसको जूट की लीफ से प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में अरुणाई आ जाता है, बोडो अरुणाई, ये ट्रेडिशनल शॉल होती है, स्कार्फ होता है, इसको भी जीआई टैग दिया है। फिर हम बात करेंगे लिटिल प्रेस्पा लेक की, तो लिटिल प्रेस्पा लेक जो है ये कहाँ लाई करता है भाई? लिटिल प्रेस्पा लेक आपका लाई करता है अल्बानिया और उसके साथ साथ ग्रीस के बॉर्डर पे। ये स्लोली खत्म होता जा रहा है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ते चले जा रहे हैं, और जो माइल्ड विंटर्स हैं इनकी, उनमें स्नोफॉल कम से कम होता जा रहा है, प्रेसिपिटेशन भाई इनको कम से कम मिल रहा है। कहाँ पे लोकेटेड है भाई? तो ये अल्बानिया है, मैसिडोनिया है, ग्रीस है, यानी कि ये एरिया हमारा आ जाता है बाल्कन पेनिनसुला। बाल्कन पेनिनसुला में लोकेटेड है, ग्रीस में, अल्बानिया में, दोनों में फैला हुआ है, जो कि आपके पूरे इस लेक ब्रेस्पा को कवर करके रखे हुए हैं, ठीक है। यानी कि ऊपर की तरफ देखोगे तो भाई यहाँ पर मैसिडोनिया भी आ जाता है, तो ये एक ट्राई पॉइंट पे फोकस है, ठीक है। ये आपका बाकी लेक प्रेस्पा आ जाता है, और ये आपका छोटा वाला मिनी जो लिटिल लेक प्रेस्पा है वो आ जाता है, ठीक है। ये बेसिकली पूरे दो लेक्स का सिस्टम है, बड़ा और छोटे भाई दोनों आ जाते हैं। इसके साथ 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 यहाँ पे हाँ, इनको भी रामसर साइट का दर्जा भी दिया है, ये रामसर साइट्स के अंडर भी आ जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कास्ट बेस्ड अलॉटमेंट जो काम का किया जाता है प्रिजनर्स को, इसको बंद करो। रिसेंटली एक केस आया भाई हमारा, ये केस था सुकन्या संथा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इस केस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने प्रिजन्स में जो प्रिजन मैनुअल्स होते हैं उनमें कई सारे बदलावों की बात कही है। बहुत सारे स्टेट्स के प्रिजन मैनुअल्स में, इनमें बेसिकली क्या था, जॉब्स को असाइन किया गया था प्रिजनर्स को उनकी कास्ट के बेसिस पे, ठीक है। तो आपके कुछ की इश्यूज को हाईलाइट किया गया है इस केस में। इसमें ये बोला गया है कि कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, वो जेलों में भी चला आ रहा है प्रिजनर्स के साथ, यानी कि उनकी बैरिक्स जो हैं उनको भी अलग रखा जाता है। इसके साथ साथ जो मैनुअल लेबर है, यानी कि जेल के अंदर काम करवाए जाते हैं, वो भी भाई वो भी अलग अलग आ जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें ये बोला गया है कि प्रिजनर्स से आपका डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, खासकर वो प्रिजनर्स जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स को बिलोंग करते। डी नोटिफाइड ट्राइब्स यानी कि डी एंड टीज, और जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स। कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस के बारे में भी बताया है कि सेग्रीगेशन और डिवीजन ऑफ लेबर जो रहता है वो कास्ट के बेसिस पे प्रिजनर्स को नहीं दिया जाना चाहिए। यानी कि इस जजमेंट की अगर की हाइलाइट्स की बात करेंगे तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को सबसे ज्यादा उन्होंने बोला है कि भाई इसको खत्म करो, है ना। यानी कि जो प्रिजन है, प्रिजन के अंदर अगर आप इस कास्ट बेस्ड तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन है उनको फॉलो कर रहे हैं तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके साथ साथ ये बहुत सारे आर्टिकल्स, आर्टिकल 14, 15, 17, 21, 23, इन सब का वायलेशन करते हैं। कास्ट कॉलम या किसी तरह का रेफरेंस जो कि किसी भी अंडर ट्रायल के लिए होना है या कन्विक्ट के लिए होना है, प्रिजनर्स के लिए होना है, ये सब आपके डिलीट कर दिए जाने चाहिए, ठीक है। और 3 महीने के अंदर सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो अपने प्रिजन मैनुअल्स को रिवाइज करेंगे, ठीक है। कन्विक्ट्स जो रूल्स हैं उनको भी भाई ये लोग आपके रिवाइज करेंगे। यूनियन गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दी गई है कि आप नेसेसरी चेंजेस कीजिए, कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है उसमें आप चेंजेस कीजिए। जो मॉडल प्रिजन मैनुअल है 2016 का, मॉडल प्रिजन और करेक्शनल सर्विसेज एक्ट 2023 है, इसमें भी चेंजेस कीजिए। प्रिजन बेसिकली भाई आपका स्टेट की लिस्ट में आता है, ठीक है। और जो आपके हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं प्रिजन मैनुअल्स में, उनको भी कुछ अलग तरह की चीजों के अंडर में लाया जाना चाहिए,
टीएनटीज के बारे में तो आप लोगों को पता होगा। टीएनटीज और हैबिचुअल ऑफेंडर्स कौन से होते हैं? इनको बोला जाता है विमुक्त जाति। विमुक्त जाति यानी कि वो ट्राइब्स हैं जिनको ओरिजिनली क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871 के अंडर में क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, है ना। 1949 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आपका हटा लिया गया और जो डी नोटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो नाम आ गया। तो हैबिचुअल ऑफेंडर्स जो हैं वो हमारे हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट के अंदर आ जाते हैं, अलग अलग स्टेट्स के। ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को कैटेगराइज करते हैं जिसको मल्टीपल क्राइम्स के लिए कन्विक्ट किया गया है और सोसाइटी के लिए डेंजर माना गया है ना। और यही आदमी फिर बाद में निकल के कांड करते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट बोलता है ऐसे कैसे हो गया। तो लॉ कमीशन जो 2017 का था उन्होंने रिकमेंड किया था कि हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट को आप इमीडिएटली रिपील कर लीजिए, रिस्पेक्टिव स्टेट्स को ऐसा करना चाहिए। इससे क्या होता है कि डी नोटिफाइड ट्राइब के मेंबर्स होते हैं उनको हरेस किया जाता है, बार बार हरेस किया जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद में खबर आती है कि आरबीआई ने रिलीज की है रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन MIBOR बेंचमार्क। तो रिसेंटली ये जो रिपोर्ट रिलीज करी गई है आरबीआई के द्वारा, इसमें कुछ की चेंजेस के बारे में रिकमेंडेशन दिए गए हैं जो मेथोडोलॉजी में किए जाने चाहिए जिसको यूज किया जाता है MIBOR बेंचमार्क के लिए। ये क्या है भाई? ये है हमारा मुंबई इंटरबैंक, उसके बाद आता है आउटराइट रेट। ठीक है, क्या होता है इसके साथ साथ इसमें अब देखो बेसिकली पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने, NSE ने 1998। यानी कि ये वो इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क आ जाता है जिसमें बैंक बोरो करते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स। अनसिक्योर्ड लोन्स फंड्स को बेसिकली आपका बोरो किया जाता है एक दूसरे से, ये बैंक करते हैं बेसिकली इंडियन इंटरबैंक मार्केट। ठीक है, इसको कंप्यूट किया जाता है, पब्लिश किया जाता है फाइनेंशियल बेंचमार्क्स लिमिटेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड SBIL के द्वारा एक डेली बेसिस पे। करंटली इसको कंप्यूट किया जाता है ट्रेड्स के बेसिस पे जो कि नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम में किए जाते हैं जिनको कहा जाता है NDS कॉल सिस्टम इन द फर्स्ट टर्म। ठीक है, कई सारे इश्यूज आ जाते हैं, नैरो वॉल्यूम आ जाता है भाई, डेली मनी मार्केट का सिर्फ 1% इसमें काउंट होता है कॉल ट्रांजैक्शंस का, फिन कॉल आ जाता है मनी मार्केट वॉल्यूम्स का, इससे इसकी वॉलिडिटी जो है वो ज्यादा ससेप्टेबल हो जाता। ठीक है, कॉल मनी मार्केट या TREP की बात करेंगे तो कॉल मनी मार्केट भाई क्या होता है हमारा? कॉल मनी मार्केट एक फाइनेंशियल मार्केट होता है जहां पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक बोरोइंग करते हैं, एक दूसरे की लैंडिंग करते हैं शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स यानी कि ऑयल सीड्स NEMEO ऑयल सीड्स को। इसका बेसिकली एम क्या आ जाता है? इसका सीधा सा ये आ जाता है कि भाई हमारे जो डोमेस्टिक ऑयल सीड्स हैं उनके प्रोडक्शन को बूस्ट करना, है ना। डोमेस्टिक ऑयल सीड प्रोडक्शन को बूस्ट करना, सेल्फ रिलायंस को अचीव करना एडिबल ऑयल्स में यानी कि जो खाने के लिए इस्तेमाल आते हैं, और फार्मर्स की इनकम को बूस्ट करना। करंटली भाई हम क्या करते हैं? करंटली हम इंपोर्ट करते हैं। कितना इंपोर्ट करते हैं? 57% जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है उसको हम बाहर से मंगाते हैं। तुम्हें इसके अंदर आपका फोकस किया जाएगा कि प्राइमरी ऑयल सीड क्रॉप्स के ऊपर। इसमें आपका रैपसीड आ जाता है, मस्टर्ड आ जाता है, ग्राउंड नट है, सोयाबीन है, सनफ्लावर है, सीजमम है, वगैरह वगैरह, है ना। प्लस आपका कलेक्शन बढ़ाया जाएगा, एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी बढ़ाई जाएगी सेकेंडरी सोर्सेज से, लाइक आपके कॉटन सीड्स हो गए, राइस ब्रान हो गया, ट्री बॉर्न ऑयल्स वगैरह वगैरह। ठीक है, इसमें हमारा साथी पोर्टल जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन आपका 5 साल का रोलिंग सीड प्लान इंट्रोड्यूस किया जाएगा। साथी यानी कि सीड ऑथेंटिकेशन ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक एनवायरमेंटरी पोर्टल के द्वारा। ठीक है, ये सीड प्रोड्यूसिंग एजेंसीज के साथ टाई अप्स करेंगे, कोऑपरेटिव्स के साथ, FPOs के साथ, गवर्नमेंट और प्राइवेट सीड कॉर्पोरेशंस के साथ। नए सीड्स हब्स बनाए जाएंगे, स्टोरेज यूनिट्स वगैरह भाई आपकी सेटअप की जाएंगी। इसका 7 साल का जो है वो टारगेट रखा जा रहा है 2024-25 से लेके 2030 और 31 तक। ठीक है, फिर हम बात करेंगे यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है क्लासिकल लैंग्वेजेस स्टेटस को 5 लैंग्वेजेस के लिए। कौन कौन सी भाई हमारी आ जाती है? तो देखो भाई, एक तो हमारी की है मराठी, ये मैंने 1-2 महीने पहले करंट अफेयर्स में शामिल किया था, है ना। मराठी के साथ पाली है, पाली के बाद आपकी जो प्राकृत है वो है, उसके बाद आ जाती है असमीज,
ठीक है। और असमीज के बाद आ जाते हैं बंगाली। इनको क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस दिया है। प्राइमरी स्टेट्स कौन कौन से आ जाते हैं? मराठी के लिए महाराष्ट्र आ जाता है, बिहार और यूपी आ जाते हैं आपके, सॉरी बिहार भी आता है, यूपी भी, एंड एमपी फॉर पाली। और प्राकृत, सॉरी पाली एंड प्राकृत दोनों के लिए आते हैं, ये दोनों के दोनों स्टेट्स, तीनों के दोनों स्टेट। उसके बाद वेस्ट बंगाल आ जाता है भाई आपका बंगाली के लिए, और असम आ जाता है भाई हमारा असमीज के लिए। ठीक है। देखो क्लासिकल लैंग्वेज की बात करें, इसको 2004 में क्रिएट किया गया था। एक हमारी लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी होती है ना, ये भी 2004 में बनाई गई थी, जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा अंडर द साहित्य अकेडमी। साहित्य अकेडमी के अंडर में इसको बनाया गया। ठीक है। अब भाई क्या क्राइटेरिया यूज किए जाते हैं जिसमें किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाता है? यानी कि 2004 में आपके इनिशियल क्राइटेरियाज आए थे, 2024 में इनको रिवाइज कर दिया गया। यानी कि हाई एंटिक्विटी होनी चाहिए इसके टेक्स्ट की, जो इसके मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो टेक्स्ट हैं, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में देखा जाए तो वो तकरीबन 1500 से लेके 2000 साल पुराने होने चाहिए। ठीक है। एक बॉडी होनी चाहिए जिसमें इनके एंशिएंट लिटरेचर या टेक्स्ट होनी चाहिए, जिनको हेरिटेज के तौर पे माना जाए, है ना, जनरेशन ऑफ स्पीकर्स के द्वारा काफी सालों से बोली जा रही है। नॉलेज टेक्स्ट होनी चाहिए, यानी कि प्रोस टेक्स्ट, पोइट्री टेक्स्ट, एपिग्राफिकल और इंस्क्रिप्शनल एविडेंस होनी चाहिए। और जो क्लासिकल लैंग्वेजेस होती हैं, लिटरेचर जो रहता है, ये करंट फॉर्म में आपकी अलग होनी चाहिए। ठीक है। तो ये भाई हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस होती हैं, ऑलरेडी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। ये हमारी एक लिस्ट है क्लासिकल लैंग्वेजेस की। ठीक है। तमिल आ जाती है, संस्कृत आ जाती है, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, कोरिया, मराठी, बंगाली, असमीज, पाली एंड नाउ प्राकृत। ये सारी अभी रिसेंट वाली। फिर बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान दजगुवा जो है, उसको हजारीबाग झारखंड में लॉन्च किया है। ठीक है। अब देखो भाई, ये जो स्कीम है इसका नाम रखा गया है बिरसा मुंडा जी के नाम। ठीक है। बिरसा मुंडा जी जो है, इनको धरती आबा नाम से पुकारा जाता है। ट्राइबल लीडर थे जिन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को रेजिस्ट किया, और उन्होंने एक मूवमेंट लीड किया था, इसको उलगन मूवमेंट कहते हैं। ठीक है। ओरिजिनली भाई इसी जो हमारी योजना आ जाती है, एक को उसको नाम दिया गया था पीएम जुगा, यानी कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। और ये जो स्कीम है, ये बेसिकली एक पैकेज आ जाता है जिसमें बेसिक स्कीम्स कई सारी ट्राइबल मेजोरिटी विलेजेस के लिए लागू की जाए, है ना। जो क्रिटिकल गैप्स आ जाते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ में, एजुकेशन में, लाइवलीहुड डेवलपमेंट में, ये तकरीबन 63,000 ट्राइबल विलेजेस को एड्रेस करेगा। 5 करोड़ के आसपास जो ट्राइबल पीपल हैं, जो हमारे 30 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में आ जाते हैं, उनको टारगेट करेगा। कोलैबोरेटिव अप्रोच है, यानी कि 25 के आसपास इंटरवेंशंस किए जाएंगे। इसमें 17 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व रहेंगी, बहुत सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व रहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। फंडिंग की बात की जाए तो फंड आपका स्टेट और सेंटर के बीच में शेयर किया जाएगा। टेन्योर है भाई 5 साल का, 2024-25 से लेके 2028 और 29। ठीक है। इसकी मॉनिटरिंग पीएम गतिशक्ति पोर्टल के द्वारा की जाएगी। फिर इंडियन आर्मी की बात करते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, इंडियन आर्मी ने एक्विजिशन कंप्लीट कर लिया है 100 आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम का। ये भाई क्या है भाई? ये हमारे एडवांस एयर डिफेंस कंट्रोल और रिपोर्टिंग सिस्टम है, इनको ADCRS कहा जाता है। ठीक है। ये क्रिटिकल एसेट के तौर पे काम करेंगे हमारे देश को एरियल थ्रेट से बचाने के लिए, जिसमें मिसाइल और रॉकेट अटैक्स आ जाते हैं। इसको डेवलप किया गया है इंडिजिनसली BEL, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो ये लो लेवल एयर स्पेस जो आपका रहता है, उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अगर कहीं पे बैटल का एरिया बन रखा है तो इंडियन आर्मी के लिए हेल्प करेंगे, है ना। और प्रॉपरली रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं रियल टाइम में फॉर द टैक्स। फिर बात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में कि भाई ये क्या चीज है। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टेस्ट ले डाउन, ट्विन टेस्ट के बारे में उन्होंने बात की है। कौन कौन से आ जाते हैं? एक तो आ जाता है भाई हमारा फंक्शनैलिटी का, ठीक है, और दूसरा आ जाता है इंशैलिटी का। ये किस लिए किया है? ये उन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए किया है, जो कि आपका कंस्ट्रक्शन के लिए एलिजिबल है ना, उसकी एलिजिबिलिटी के लिए। बेसिकली कोर्ट ने ये बोला है कि अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर कोई बिल्डिंग जो है वो एसेंशियल है, किस चीज के लिए एसेंशियल है? अगर वो सर्विसेज सप्लाई कर रही है, लाइक रेंटिंग के लिए या फिर लीजिंग के लिए, है ना, ये आपका तो इसको एक प्लांट के तौर पे भी आप क्या कर सकते हैं,
कंसिडर कर सकते हैं। और फंक्शनैलिटी टेस्ट ये डिटरमाइन करता है कि भाई कि कोई बिल्डिंग हमारी जो है वो प्लांट के तौर पे क्वालिफाई कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये दो चीजें आ जाती हैं भाई। एसेंशियलिटी यानी कि अगर कोई भी आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही है रेंटिंग या लीजिंग जैसी, तो उस बिल्डिंग को आप सर्विसेज सप्लाई करने के तौर पे मान लेते हैं, यानी कि भाई आपकी एसेंशियलिटी के प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है। और फंक्शनैलिटी यानी कि ये हमें डिटरमाइन करना पड़ता है कि ये प्लांट की बाकी सारी कंडीशंस फुलफिल करेगी कि नहीं करेगी। और अगर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करें तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिससे टैक्स की कैस्केडिंग बचाई जाती है, यानी कि टैक्स ऑन टैक्स जो है वो अवॉइड किया जाता है। कोई भी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन जो जीएसटी एक्ट के अंडर में आता है वो अपने टैक्स को पे करता है ना। और फर्दर जो बिजनेसेस होते हैं वो क्लेम कर सकते हैं, आईटीसी वगैरह जो है वो अवेल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक लैच में। यानी कि आप इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि भाई इनपुट एबीसी आ जाता है, टैक्स पे किया है ऑन द परचेज ऑफ रुपी ए रुपीज 100, टैक्स पे किया है ऑन द परचेज ऑफ रुपीज 120, और टैक्स पे किया है ऑन द परचेज ऑफ सी रुपीज 80, है ना। तो भाई आपका जो टैक्स ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो 100 और 200, 220 और 80 यानी कि टोटल 300 रुपए आपके यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, और आउटपुट पे जो टैक्स पे करना पड़ रहा है वो आपको 450 पे करना पड़ रहा है। यानी कि इनपुट क्रेडिट आपका 300 का आ रहा है, आउटपुट पे आपको 400 पे करना पड़ रहा है। यानी कि मैन्युफैक्चरर के द्वारा कितना टैक्स पे किया जा रहा है 450, जिसमें से आप इनपुट माइनस कर दीजिए 100, 150, 200, 120 और 80, यानी कि 150 रुपए का जो टैक्स है वो आपको पे करना पड़ेगा। ये आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। फिर बात करते हैं पीएम इंटर्नशिप स्कीम की। तो यूनियन गवर्नमेंट ने पीएम इंटर्नशिप स्कीम को लॉन्च किया है, जिसके बारे में उन्होंने बजट में बोला था। इसको कौन डील करेगा? इसको डील करेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ऑब्जेक्टिव कितना है कि 1 करोड़ यूथ को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज देनी है इन टॉप 500 कंपनीज। ठीक है, अगले 5 सालों में। ड्यूरेशन इंटर्नशिप की रहेगी 12 महीने की। ठीक है, स्टिपेंड दिया जाएगा 5,000 पर मंथ 1 साल के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि भाई बंदा इंडियन होना चाहिए, एज 21 से लेके 24 साल तक के बीच में होनी चाहिए, और किसी जगह फुल टाइम या फिर इंगेज नहीं होना चाहिए किसी फुल टाइम एजुकेशन में। फिर हम बात करेंगे राजा रवि वर्मा। 1848-1906 इनका जीवन काल रहा है। एमिनेंट मॉडर्न इंडियन आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा जो है उनको उनकी डेथ एनिवर्सरी यानी कि 2 अक्टूबर के दिन रिमेम्बर किया गया। ये ट्रेवनकोर का जो किंगडम आता है उनके महाराजा की फैमिली को बिलोंग करते हैं केरल में। ठीक है, और इनको राजा नाम का टाइटल दिया गया था। फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट कहा जाता है। इन्होंने वेस्टर्न जो ऑयल पेंटिंग है उसमें प्रोफिशिएंसी क्या की है, हासिल की है। सबसे पहली बात तो ये रियलिस्टिक फीचर्स को काफी ज्यादा डिपिक्ट किया है। थीम्स इन्होंने उठाई हैं इंडियन हिस्ट्री से, इंडियन माइथोलॉजी से। सीन्स को डिपिक्ट किया है हमारे महाकाव्यों में से, जैसे कि रामायण और महाभारत। जैसे भाई आपका नल दमयंती दमयंती वाला सीन आ जाता है। इसमें दमयंती जो है एक हंस से बात कर रही है जो राजा नल का संदेश लेके आया है। उसके बाद आप देखेंगे तो शकुंतला वापस मुड़ रही है अपनी सखियों के बीच में से दुष्यंत को देखने के लिए। तीसरा आपका एक नायर लेडी है जो कि अपने बालों को संवार रही है। और चौथा आ जाते हैं आपके शांतनु महाराज हस्तिनापुर के, और मत्स्यगंधा जो कि शायद मेरे ख्याल से रानी सत्यवती बनती है बात, इनको डिपिक्ट किया है। ठीक है, इनके अवार्ड्स और रिकॉग्निशन की बात करें तो 1904 में जो वॉइसरॉय थे भैया के लॉर्ड कर्जन, उन्होंने ब्रिटिश एम्परर के बिहाफ पे इनको कैजर ए हिंद का मेडल जो है गोल्ड मेडल वो दिया था। साइटेशंस भी दिए थे। राजा भी भाई इनके नाम के आगे लगा था, तो उसके ऊपर भी काफी ज्यादा विवाद हुआ था। फिर बात एडिशन ऑफ इट्स बिजनेस रेडी इंडेक्स। तो भाई ये क्या करता है भाई बिजनेस रेडी इंडेक्स? ये 50 इकोनॉमीज को आउटलाइन करता है। इसमें आप इंडिया को शामिल मत कीजिए। और इसके साथ ये 2026 तक 180 इकोनॉमीज को कवर करना चाह रहा है। यानी कि ये हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उसका एक सक्सेसर आ जाता है। जो वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग्स होती है ना, उसी का भैया आ जाता है आपका बिजनेस रेडी इंडेक्स। ठीक है, अब ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला रहता है ये फ्लैगशिप रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की, जिसमें कंट्रीज को रैंक किया जाता है कि भाई उनके अंदर कोई भी कंपनी कितनी आसानी के साथ ऑपरेट कर सकती। ठीक है, इसको 2021 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था एथिकल इरेगुलरिटीज की वजह से। अब अगर हम बी रेडी इंडेक्स की बात करते हैं, बिजनेस रेडी इंडेक्स की बात करते हैं, तो ये क्वांटिटेटिव असेसमेंट देता है
बिजनेस एनवायरनमेंट का, यानी कि 3 पिलर्स पे फोकस करता है। पहला आता है प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट कैसा है, ठीक है। इसका सॉरी 3 आपके बेसिकली पिलर्स पे फोकस करता है, जो कि प्राइवेट सेक्टर के डेवलपमेंट को देखते हैं। इसके साथ साथ एनुअली पब्लिश किया जाता है और ज्यादातर इकोनॉमीज को ये जो है वो कवर करता है, ठीक है। अब इसमें पिलर्स हमारे कौन कौन से आ जाते हैं भाई? एक तो पिलर आ जाता है आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एक आ जाता है पब्लिक सर्विसेज, और तीसरा आ जाता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। फिर बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम्स ने सोवेरेनिटी चागोस आइलैंड की मॉरिशस को दे दिया। आपको पता है भाई, इसको लेके काफी मुद्दा चल रहा था, लड़ाई झगड़ा चल रहा था। दोनों ने एक हिस्टोरिकल पॉलिटिकल एग्रीमेंट किया है कि चागोस आइलैंड्स जो है वो आपके दिए जाएंगे मॉरिशस, ठीक है। इनका कंट्रोल आपका मॉरिशस के पास में रहेगा, लेकिन फाइनलाइजेशन ट्रीटी का भी होना बाकी है। जबकि जो यूएस और यूके का जो भाई हमारा बेस है डिएगो गार्सिया एटोल, ये भाई उनके पास ही रहेगा। अब देखो चागोस, अगर हम आर्किपेलागो की बात करते हैं, इस ग्रुप ऑफ आइलैंड की बात करेंगे, आइलैंड ग्रुप है जो इंडिया से तकरीबन सॉरी इंडिया से नहीं मालदीव से तकरीबन 500 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। इंडियन ओशन रीजन में आ जाता है। ये अनहेबिटेड रहा, 18th सेंचुरी तक कोई नहीं रहता था। बाद में फ्रेंच ने इसको कॉलोनाइज किया। ये आइलैंड उन्होंने ब्रिटिशर्स को दे दिया आपका 1814। तो ये इसको BIOT कहा जाता है, ओवरसीज ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, ठीक है। यूके की टेरिटरी के तौर पे इसको 1965 में ऑफिशियली जो है क्या बोलते हैं, एक सेंट्रल पार्ट के तौर पे बनाया गया। कुछ फर्दर आइलैंड जो हैं वो आपके सीएचएलईज को भी दे दिए गए थे 1976 में। ये आर्किपेलागो मॉरिशस से डिटैच्ड है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, हाँ, इसमें इंडिया ने मॉरिशस के क्लेम को सपोर्ट भी किया था। UNGA में जो वोटिंग हुई थी 2019 में, उसमें इंडिया ने मॉरिशस के क्लेम को सपोर्ट किया था। अब देखो भाई, आप सबको पता है कि CAPF AC का हमारा बैच ऑनगोइंग है, यानी कि हमने स्टार्ट कर दिया है। 1 वीक हमने प्रिपरेशन भी कर ली है। टोटल 7 महीने का भाई हमारा बैच है। तो अभी भाई हमारा ज़्यादा टाइम नहीं निकला है। हम पेपर 1 पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन इसमें एक साथ करने वाले हैं, एक साथ कर ही रहे हैं। पेपर 1 में हमने जियोग्राफी से स्टार्ट कर दिया है और अभी हमारे अराउंड 4 to 5 लेक्चर्स कंडक्ट किए जा चुके हैं, ठीक है। 2 लेक्चर्स भाई हमने जो है इंग्लिश के कर लिए हैं, और 2 ही लेक्चर जो है वो हमने पेपर 2 के लिए कर दिए हैं। ऐसे का फॉर्मेट समझाया जा चुका है, उसका वीडियो मैंने यूट्यूब पे भी डाला हुआ कि किस तरीके से क्लासेस होती हैं, और उसके साथ साथ ऐसे के असाइनमेंट्स जो है वो भी एक्सप्लेन करके दिए जा चुके हैं। ऐसे के टॉपिक में यूट्यूब पे डालूंगा, लेकिन इनको एवेल्यूएशन और उनकी बाकी सारी डिटेल्स जो है वो शायद आपकी यूट्यूब पे ना आए। तो सीधी सी बात है, देखो यार, 7 महीने का बैच है, डिटेल्स आप सबको पता है। 8839961158 से आप इनरोल कर सकते हैं या DM कर सकते हैं। देखो भाई, लंबा कमिटमेंट आ जाता है, छोटा मोटा कमिटमेंट नहीं आता है CAPF के लिए। CDS साल में 2 बार होता है, CAPF साल में सिर्फ 1 बार ही होता है ना। इसकी प्रिपरेशन आज के 2-3 महीने बाद आप स्टार्ट नहीं कर सकते। आप सोचें कि मार्च से स्टार्ट कर लेते, वो नहीं होगा। इसकी प्रिपरेशन अभी से करना जरूरी है, जनवरी ऑनवर्ड्स करना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा फैक्ट से स्टार्ट कर दीजिए। एटलीस्ट को 6 महीने तो आपको देने ही है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो सीधी सी बात है यार कि अगर आपको इनरोल करना है तो डिफेंस स्टाफ से बेटर कोई जगह नहीं मिलेगी। अब चलिए बात करते हैं को डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव के बारे में। तो असम ने क्या किया है, असम ने एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया है ना। फर्स्ट ऑफ अ काइंड यूनिक इनिशिएटिव आ जाता है को डिस्ट्रिक्ट का, यानी कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी एक डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किया जाएगा। एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है आपका सिविल सब डिवीजन का, उसको फॉलो नहीं किया जाएगा, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। यानी कि छोटी छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट के नीचे रखी जाएंगी, जिनको एक ऑफिसर के द्वारा हेड किया जाएगा, जो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कहलाएगा, ठीक है। इसकी जो पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स के बराबर ही रहेंगी। फिर बात करते हैं पिग्मी हॉग यानी कि पोर्कुला सिल्वेनिया की। तो 9 कैप्टिव ब्रेड पिग्मी हॉग्स को असम के मानस नेशनल पार्क में रिलीज कर दिया गया। इनको पहले बंदी बना के रखा गया था, ठीक है। इनके हैबिटेट की बात करें तो ये लंबी लंबी घासों में रहते हैं, काफी डेंसिटी वाली घासों में रहते हैं, जहाँ शब्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, और इनके घोंसले भी होते हैं। डोम शेप के नेस्ट बनाते हैं, ये वेजिटेशन से बनाते हैं। इंडिया में ये मानस में मिलते हैं, और मानस के साथ में बरनादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों असम में आती है, वहां मिलते हैं। स्मॉलेस्ट और रेयरेस्ट वाइल्ड स्विड होते हैं, स्विड फैमिली को बिलोंग करते हैं वर्ल्ड में, ठीक है। इसके साथ साथ नॉन टेरिटोरियल होते हैं भाई, किसी की जमीन पे अतिक्रमण नहीं करते हैं।
छोटी छोटी फैमिलीज में रहते हैं, 4-5 लोगों की फैमिली होती है इनकी प्यारी सी क्यूट सी। और जो एडल्ट मेल्स होते हैं वो अकेले रहना पसंद करते हैं भाई, सॉलिटरी, लेकिन अपनी फैमिली ग्रुप से लूजली कनेक्टेड रहते हैं, यानी कि आते जाते। ठीक है। IUCN रेड लिस्ट ने इनको इंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाला है और शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की कैटेगरी में इसको इंडिया ने डाला। विपुल एक पास की बात करते हैं तो पहला जो बैच है भाई हमारे तीर्थ यात्रियों का, पिलग्रिम्स का, वो जा रहा है माउंट कैलाश। ठीक है, यानी कि भगवान शिव के घर की तरफ जा रहा है, भगवान शिव के घर की तरफ। कहां से जा रहा है? ओल्ड लिपुलेक पास से जा रहा है। इससे पहले पिलग्रिम्स को तिब्बत ऑटोनोमस रीजन यानी कि TAR के थ्रू जाना पड़ता था कैलाश माउंटेन रेंज पे या कैलाश माउंटेन की चक्कर लगाने के लिए। ठीक है, यानी कि इसकी लोकेशन की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल माउंटेन पास पे आ जाता है, जस्ट अबव काला पानी वैली। एक ट्रांजैक्शन बनाता है चाइना, नेपाल और इंडिया के लिए। ठीक है, चाइना, नेपाल और इंडिया के लिए ये एक ट्रांजैक्शन टाइप का जो है वो बनाता है। ये थोड़े डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, इन पे नेपाल भी अपना क्लेम करता रहता है, लेकिन फिलहाल के लिए देखा जाए तो ये ट्राई जंक्शन एरिया आ जाता है जो कि सिचुएटेड है इन व्यास वैली। व्यास वैली है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड की, और यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो रहता है भाई हमारा भूतिया ट्राई है। ठीक है, एंशिएंट ट्रेड और पिलग्रिमेज रूट है, यहीं से चाइना जाया जाता था पहले समय में। 1962 में इसको बंद कर दिया गया था इंडिया के द्वारा चाइनीज इनकर्जन्स के वेक में, और इसको दोबारा रीओपन किया गया 2020 में। उसके बाद हरियाली फैल रही है अंटार्कटिक में, यानी कि अंटार्कटिक पेनिनसुला में जो प्लांट का कवर है वो क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से बढ़ रहा है, यानी कि ग्रोथ हो रही है वेजिटेशन की, यानी कि मॉस जो है वो आपकी पत्थरों पे उग रही है, एक ऐसे डोमिनेंट पे जहां पर सिर्फ आइस पाई जाती है, जहां पर सिर्फ आपका पत्थर ही पाया जाता है। क्यों? ये हो रहा है कुछ एक्सट्रीम हीट वेव्स की वजह से, यानी कि वहां के लिए हीट वेव है, ओवरऑल हीट वेव नहीं है। इस रीजन की वार्मिंग जो है वो काफी तेजी से हो रही है, ग्लोबल एवरेज को भी क्रॉस कर दिया है। 2016 से 2021 तक काफी तेजी इसमें देखी गई। वेजिटेशन आपका जो है 10 गुना बढ़ चुका है 1986 से 2021 तक। यानी कि बहुत सारी इन्वेजिव जो स्पीसीज हैं वो यहाँ आ सकती हैं, है ना। इन्वेजिव स्पीसीज जो है वो लोकल वाइल्ड लाइफ को जो भी एग्जिस्ट कर रही है उसको हार्म करेंगी, और क्लाइमेट इफेक्ट जो है वो भाई हमें पता चल जाएगा कि भाई ज्यादा बुरा होता जा रहा है। क्योंकि देखो अभी जो अंटार्कटिक है ना वो सनलाइट को बहुत अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट कर देता है, हमारे एल्बिडो को मेंटेन करके चलता है। लेकिन भाई जितना हरियाली आ जाएगी उतना ज्यादा ही जो हमारा क्रायोस्फीयर है यानी कि स्नो वाला एरिया है वो इतनी आसानी से भाई इसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, तो दिक्कतें आगे बढ़ने वाली है। शेरॉन की बात करते हैं, साइंटिस्ट ने कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट किया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है शायद H2O2 ही रहता है, इसको भी भाई आपका डिटेक्ट किया है शेरॉन पे। शेरॉन आपका प्लूटो का मून है। ठीक है, ये शेरॉन जो है ये प्लूटो का मून आ जाता है, नासा की जेम्स वेब टेलीस्कोप से इसको देखा गया है। ये लार्जेस्ट आता है प्लूटो के 5 मून से, प्लूटो के टोटल 5 मून है, लेकिन शेरॉन जो है वो सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है, यानी कि प्लूटो जो है वो शेरॉन के चक्कर लगाता है, शेरॉन प्लूटो के चक्कर लगाता है, ये दोनों के दोनों एक डबल प्लेनेट के तौर पे एक्ट करते हैं। इसका इतना बड़ा साइज है ना। प्लूटो तो आप सबको पता है भाई हमारा एक ड्वार्फ प्लेनेट है, सोलर सिस्टम के डिस्टेंट रीजन में लाई करता है, नेपच्यून के भी पार, उस बेल्ट को कहा जाता है क्वीपर बेल्ट। फिर बात करेंगे श्यामजी कृष्ण वर्मा 4 अक्टूबर 1857 टू 30 मार्च 1930 के बारे में। प्रधानमंत्री ने फ्रीडम फाइटर श्यामजी कृष्ण वर्मा को ट्रिब्यूट पे किया उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे। इनका जन्म 1857 में हुआ था, मॉडर्न डे गुजरात यानी कि क्रांति के साल ही। इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की है, इंडियन होम रूल सोसाइटी। इसके साथ साथ इंडिया हाउस, इंडिया हाउस भाई हमारा लंदन में आ जाता है। इसके जरिए ही एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज की जाती थी, जितने भी इंडिया से बंदे स्कॉलरशिप वगैरह पे जाते थे, रुकने के लिए जाते थे, उनका इंडिया हाउस बहुत आना जाना था। जो वीर सावरकर हैं जो इंडिया हाउस के मेंबर बने रहे उनको इंस्पायर किया है, जर्नल्स पब्लिश किए हैं उन्होंने मंथली में। एक आ जाता है आपका, उसको कहा जाता है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, एक तो भाई हमारा ये आ जाता है। और पहले प्रेसिडेंट बने हैं बॉम्बे आर्य समाज के, दयानंद सरस्वती के एडमायरर थे। 1905 में इनको प्रैक्टिस करने से मना कर दिया गया, लॉ प्रैक्टिस करने के द्वारा मना कर दिया गया। ये किया गया इनर टेम्पल के द्वारा। इनर टेम्पल एक प्रोफेशनल एसोसिएशन आती है बैरिस्टर्स की लंदन में, इन पे सेडिशन के चार्जेस लगाए तो सिस्टम फेस करना पड़ा।
अपना जो बेस है उन्होंने इंग्लैंड से पेरिस जो है शिफ्ट कर दिया और अपने मूवमेंट को चला दी। फिर बात करते हैं केयर एज की। केयर एज ने अपने इनॉग्रल रिपोर्ट को रिलीज किया है ऑन सोवरेन रेटिंग्स। 39 ग्लोबल इकोनॉमिक्स को इसमें शामिल किया है। केयर एज जो है भाई ये हमारी पहली इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कि ग्लोबल स्केल के अब इश्यूज को देख रही है ना। ग्लोबल स्केल की जो रेटिंग स्पेस है उस पे भी एंटर कर चुकी है, जिसमें सोवरेन रेटिंग्स भी आती है। अब इन्होंने ट्रिपल ए की रेटिंग जो है वो दी है जर्मनी को, नीदरलैंड को, सिंगापुर को और उसके साथ साथ स्वीडन को भी। इन चारों को ट्रिपल ए की रेटिंग दी है। इंडिया को ट्रिपल बी प्लस की रेटिंग दी है, ये बोलते हुए कि पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी बहुत बढ़िया रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पे फोकस बहुत तगड़ा हो रहा है। ठीक है, इंडिया का जो जनरल गवर्नमेंट डेब्ट टू जीडीपी रेशियो जो है वो 80% से 78% 2030 तक पहुंच जाए। फिर बात, अच्छा हाँ एक चीज और भूल गया भाई, सोवरेन क्रेडिट रेटिंग्स भी बता देता हूँ, वैसे कई बार बता चुका हूँ फिर से बताता हूँ। क्रेडिट रेटिंग्स जो भाई हमारी रहती है ना, ये बेसिकली एक ओपिनियन टाइप का होता है जिसमें स्टैटिस्टिक्स को यूज किया जाता है, यानी कि एबिलिटी को देखा जाता है। किसकी एबिलिटी को? एक एंटिटी की एबिलिटी को, कि भाई ये पर्टिकुलर एंटिटी अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को कितना पूरा कर सकती है, यानी कि कितना क्रेडिट रिस्क है, क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है। कोई जो आपसे पैसा ले रहा है, आप किसी को पैसा देखते हो ये देख के देते हो ना कि भाई इसकी नौकरी क्या है क्या नहीं है, पे करने में कितना सक्षम है, ये देखा जाता है। तो इंडिया में हमारे डोमेस्टिक एरिया को रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा। सेबी हमारी डोमेस्टिक क्रेडिट एजेंसीज को रेगुलेट करती है। इसमें क्राइसिल आ जाती है, आईसीआरए आ जाती है, केयर भी जो है वो आ जाती है। ठीक है, यानी कि जो सोवरेन क्रेडिट रेटिंग्स जो है ये किसी भी कंट्री के असेसमेंट को रिप्रेजेंट करती है कि कंट्री अपने डेब्ट को कितना पूरा कर सकती है ना, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती है। करंटली एससीआर को डोमिनेट किया जा रहा है 3 क्रेडिट बेस्ड एजेंसीज के द्वारा जो यूएस बेस्ड है। इसमें एक तो एसएनपी आ जाती है, उसके बाद एक आ जाती है मूडीज और एक आ जाती है फिच। फिर भाई वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं तो डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट कर दिया है, फ्लाइट टेस्ट कर लिया है 4th जनरेशन टेक्निकली एडवांस मिनिएचर्स का ऑफ वी शोराट्स का। वी शोराट्स का मतलब होता है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ये उन्होंने किया पोखरण रेंज राजस्थान। ठीक है, तो हिट टू किल कैपेबिलिटी को वेपन सिस्टम को दिखाया है। इसको आपका एक मैनुअल जो मैनपैड रहता है भाई उससे लॉन्च किया गया है, इंडिजिनसली डेवलप किया गया है। मैनपैड जो आपका रहता है वो पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम रहता है। ठीक है, इसको बेसिकली डिजाइन और डेवलप किया गया है रिसर्च सेंटर इमारत के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद डीआरडीओ। और उसके बाद आ जाती है डीसीपीपीएस यानी कि डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर्स। फिर हम बात करेंगे तेलंगाना आपका प्लान कर रहा है कि ये डेवलप करे मोर ट्राई पोर्ट फैसिलिटीज टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स। यानी कि देखो भाई ठीक है, ये जो ट्राई पोर्ट है ना इनको इनलैंड पोर्ट के तौर पे भी जाना जाता है। एक ऐसा इनलैंड टर्मिनल होता है जो कि कनेक्टिविटी देता है सी पोर्ट को, किसके जरिए? रेल के जरिए या फिर रोड के जरिए। इसमें हमारा इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट्स आ जाते हैं, कंटेनर फ्राइट स्टेशन आ जाते हैं, एयर फ्राइट स्टेशन आ जाते हैं। यानी कि एक अच्छा खासा एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव गेटवे इंटरनेशनल ट्रेड को देते हैं ये लैंड लॉक्ड स्टेट्स और रीजन्स के लिए जो कि डायरेक्ट समुद्र तक नहीं पहुंच पाते। इससे कोस्टल पोर्ट्स पे भाई आपका प्रेशर कम होता है, कंजेशन कम होता है और एफिशिएंसी भी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद बात करेंगे ब्लैक कार्बन के बारे में। तो एक रिसेंट स्टडी के हिसाब से ब्लैक कार्बन के जो एमिशंस हैं जो कि हमारे इस तरह की लालटेन्स यानी कि कैरोसिन के जो लैम्प्स होते हैं उससे 10% का टोटल रेसिडेंशियल एमिशंस इंडिया में निकल रहा है, यानी कि घरों से निकलने वाला। ठीक है, अब देखो ब्लैक कार्बन को भाई हम बीसी कहते हैं, यानी कि आप इसको कॉमनली सूट के नाम से भी जानते हैं, जो कि पर्टिकुलेट एयर पॉल्यूशन का एक पार्ट होता है, यानी कि PM2.5 का पार्ट होता है। ये बेसिकली किसकी वजह से बनता है? जब आपका इनकम्प्लीट कंबशन होता है ना वुड का या फॉसिल फ्यूल्स का, लाइक भाई इस केस में हम केरोसिन वगैरह का कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनका जो कंबशन है वो टोटली कंप्लीट नहीं हो रहा है, वो कंबशन आपका आधा अधूरा हो। तो ऐसे कंबशन की वजह से ही क्या होता है भाई हमारा इस तरह का ब्लैक कार्बन जनरेट होता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो वार्मिंग इम्पैक्ट होता है वो ये 1500 टाइम्स ज्यादा होता है CO2 के कंपैरिजन।
ठीक है। शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट होता है, SLCP भी कहा जाता है इसको। इसका एवरेज एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम 4 से लेके 12 दिन का रहता है। ठीक है। आगे बात करते हैं यूनिफाइड जीनोमिक चिप के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर ने यूनिफाइड जीनोमिक चिप को लॉन्च किया है। ये इंडिजीनियस सेक्स सॉर्टेड टेक्नोलॉजी है। ठीक है। बेसिकली ये जानवरों के लिए यूज की जाएगी। ये जो इंडिजीनियस सेक्स सॉर्टेड टेक्नोलॉजी जो है, इससे आपके सेक्स सॉर्टेड जो सीमेन होता है उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ाई जाएगी फार्मर्स के लिए एक रिड्यूस कॉस्ट पे, ताकि सिर्फ आपकी फीमेल काल्व्स जो हैं, आप उन्हीं को, बच्चियां जो रहती हैं, उन्हीं को पैदा किया जा सके। इससे फार्मर्स क्या करते हैं, हाई क्वालिटी कैटल्स की जो आपकी ब्रीड्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डेयरी फार्मिंग की एफिशिएंसी इंडिया में बढ़ा सकते हैं। इसको डेवलप किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा। दो वर्जन्स आ जाते हैं भाई आपका। एक तो आ जाता है गौ चिप जो कि गायों के लिए रहेगा, और दूसरा रहेगा महिष चिप जो कि भैंसों के लिए रहेगा, बफेलोज के लिए। फिर बात करेंगे रानी दुर्गावती के बारे में। गौड़ साम्राज्य की रानी थी जो 1524 से लेके 1564 तक उनका संक्षिप्त जीवन रहा। यानी कि देखा जाए तो ओवरऑल तो 34, 44, 54, 64 40 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। इनका 500वीं जो बर्थ एनिवर्सरी है 5 अक्टूबर को वो सेलिब्रेट की गई। इनका जन्म हुआ था बांदा में, यूपी के बांदा में कलिंजर नाम की जगह है। अब ये जो कलिंजर है, कलिंजर वही जगह है जहाँ शेरशाह सूरी जो है आपका इन्वेड करते हुए मारा गया। ठीक है। डिसेंडेंट है चंदेल डायनेस्टी जो महोबा की है, उनके डिसेंडेंट हैं और कंटेम्प्रेरी हैं अकबर की। ठीक है। इन्होंने गौड़ साम्राज्य की लगाम अपने हाथों में ली जब उनके पति की मृत्यु हुई। बाज बहादुर के द्वारा जो अटैक्स हैं, पहले उन्होंने उसको रिपल्स किया, जो मालवा का रूलर था। ऐसा तारीख ए फरिश्ता में लिखा गया है जो कि पर्शियन सोर्स है। इसके साथ साथ पैटर्न थी लर्निंग की। आचार्य भीतल दंत जो हैं उनको अलाउ किया कि भाई वो आपकी पुष्टि मार्ग जो कल्ट होता है उसकी स्थापना करें ग्रह में। ठीक है। इसके साथ साथ उन्होंने नए रिजर्वायर्स बनवाए, पानी के कुंड बनवाए, रानी ताल, चेरी ताल, आधार ताल वगैरह। और मुगल सूबेदार अमूद अब्दुल मजीद खान ने जब अटैक किया तो अपने किंगडम की इन्होंने रक्षा भी की। उनका जो एनकाउंटर मुगल्स के साथ रहा उसको अबुल फजल ने लिखा है। अबुल फजल ने उसको लिखा है। अपने अकबर की जो क्रॉनिकलर होते हैं, जो काफी सारी चीजों को लिखते रहते थे, और बाकी के पर्शियन राइटर्स हैं, उन्होंने भी इसके बारे में मेंशन किया हुआ है। ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं इंडिया और यूएई के बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के बारे में, जो कि आपकी इफेक्ट में आई है। तो देखो भाई, सीधा सा कंसेप्ट ये आता है कि ये जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी PIT जो है, इसको साइन किया गया है सबसे पहले अबू धाबी में। ठीक है। अबू धाबी में फैब 2024 में इसको साइन किया गया था। अब ये फोर्स में आ चुकी है 31 अगस्त 2024 से। ये जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और प्रोटेक्शन एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और यूएई के बीच में, ये आपको सितंबर 2024 में जो है वो आपका एक्सपायर हो चुका था। इसको ऑलरेडी 2023 में जो है हमारा आपका साइन किया गया था। तो इंडिया ने नई जो मॉडल BIT टेक्स्ट है उसको 2015 में अप्रूव किया, जिसने इंडिया के पुराने मॉडल BIT 1993 को रिप्लेस किया था। अब इसके द्वारा जो हमारी BITs बहुत सारे देशों के साथ चल रही थी वो खत्म हुई, और कईयों के साथ हमने रिन्यू भी की। तो यूएई जो है उनमें से एक आ जाता है। ठीक है। यूएई हमारा जो है 7th लार्जेस्ट FDI का सोर्स आता है। यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में यहाँ से आता है। तकरीबन 3% का टोटल यहाँ आता है, जिसको हम $19 बिलियन कह सकते हैं। ठीक है। ये 2000 से लेके 2024 का डेटा है। उसके बाद में ट्रेड की बात करें तो यूएई इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आ जाता है आफ्टर US एंड चाइना। यूएई एक इम्पोर्टेंट सप्लायर है भाई। यहाँ से हमें क्रूड एंड ऑयल जो है, LNG है, LPG है, वो इंडियन मार्केट में आता है। और इंडिया आपका 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है। हम ऑयल तीसरे नंबर पे इनसे मंगाते हैं। इसके साथ साथ LNG जो है वो हम चौथे नंबर पे इनसे मंगाते हैं। ठीक है। BITs क्या होते हैं, ये रेसिप्रोकल एग्रीमेंट्स होते हैं दो देशों के बीच में, जिसके द्वारा फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को एक दूसरे की टेरिटरीज में प्रमोट किया जाता है। यानी कि मिनिमम गारंटी दी जाती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को, इंटरनेशनल लॉ फॉलो किए जाएंगे, प्रोटेक्शन दिया जाएगा उस कंट्रीज के द्वारा, वगैरह वगैरह। इस तरह के कुछ कंसेप्ट और कुछ जो चीजें हैं वो इसमें शामिल रहती है। फिर बात करेंगे नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में जो है वो दिया गया है माइक्रो RNAs की डिस्कवरी के लिए। ठीक है।
ये दिया गया है जॉइंटली विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन को, कि उन्होंने माइक्रो आरएनए जो है उसकी डिस्कवरी की है। इसके रोल को उन्होंने इन्हें मतलब बताया है, जो पोस्ट ट्रांजिशनल जीन रेगुलेशन में किया जाता है। ठीक है। अब ये जो भाई हमारा जीन रेगुलेशन जो है ये क्या है, इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी सेल किस तरीके से कंट्रोल करता है जीन्स को, है ना। यानी कि जीनोम के अंदर बहुत सारे जीन्स होते हैं, उन जीनोम के अंदर में से बहुत सारे जीन्स को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, किस तरीके से स्पेसिफिक प्रोटीन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसको अलाउ किया जाता है। ठीक है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ से जाती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपका जो है वो डीएनए से आरएनए की तरफ जाती है, यानी कि मैसेंजर आरएनए जिसको कहा जाता है mRNA। ये सब पाई में पड़ा हुआ है। ये प्रोसेस को ही ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और उसके बाद सेलुलर मशीनरी में जाती है प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए, यानी कि माइक्रो आरएनए के थ्रू प्रोटीन्स के पास स्पेशली जाती है कि भाई यहाँ से प्रोटीन आपका बनाया जाएगा। तो ह्यूमन ऑर्गन्स और टिश्यूज जो है इनमें अलग अलग सेल्स आते हैं, आइडेंटिकल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो रहती है वो आपके डीएनए में ही शिफ्ट रहती है। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलेशन। अब देखो, उसके बाद में बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किए हैं 8 स्टेट्स को, जो एक्टिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि डीजीपी हैं उनकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। ये सारे स्टेट्स हैं जिनमें आप उड़ीसा को छोड़ दीजिए, करंटली इनके पास टेम्परेरी चीफ्स ऑफ पुलिस हैं, यानी कि एक्टिंग डीजीपीज हैं इनके पास में। और ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस आई थी 2006 में, उनका वायलेशन है। ये गाइडलाइंस आपकी प्रकाश सिंह केस में आई थी, और उसके साथ साथ 2018 का एक जजमेंट था उसमें आई। अब ये 2006 का जो केस है इसमें क्या गाइडलाइंस थी, इसमें ये बोला गया था कि डीजीपी का जो अपॉइंटमेंट है वो आपका एक मेरिट बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम के द्वारा किया जाए, प्रोसेस के द्वारा किया जाएगा। और मिनिमम जो उनको टेन्योर है वो 2 साल का भी दिया जाएगा, बीच में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। किसी भी स्टेट की जो डीजीपी रहते हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट आपका सिलेक्ट करेगी। किसमें से करेगी, 3 सीनियर मोस्ट जो आपके ऑफिसर्स होंगे जो कि प्रमोशन के लिए ड्यू है, ठीक है, यूपीएससी के द्वारा जिनको नॉमिनेट किया गया। इसके साथ साथ एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन जो है वो भी बनाया जाएगा, ये इंश्योर करने के लिए कि स्टेट गवर्नमेंट अनवारंटेड इन्फ्लुएंस या आपका इंटरफेरेंस पुलिस में नहीं कर रही है ना। डीजीपी को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिमूव किया जा सकता है स्टेट सिक्योरिटी कमीशन की हेल्प से, उनके इनपुट से, यानी कि डिसिप्लिनरी एक्शन को फॉलो करते हुए, क्रिमिनल कन्विक्शन की वजह से, करप्शन की वजह से, इनकैपेसिटेशन की वजह से। ठीक है। ये बस इस चीजें बताई गई हैं। इसके साथ ये भी बोला गया है कि एक पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड भी बनाइए जो कि ये डिसाइड करेगा कि भाई पुलिस वालों का ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन और बाकी सर्विस रिलेटेड मैटर्स उन पुलिस ऑफिसर्स के लिए जो कि डीएसपी से रैंक के नीचे आ जाते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ पीईबी जो है ये रिकमेंडेशंस भी देगा डीएसपी के रैंक के ऊपर वाले पुलिस वालों के लिए। फिर बात करते हैं भाई हम आपके फॉकलैंड्स आइलैंड्स, यानी कि आइजल मालनिवास और गिब्रल्टार। ठीक है। देखो भाई, फॉकलैंड आइलैंड्स जो आ जाते हैं जिसको आइजल मालनिवास कहा जाता है और गिब्रल्टार आ जाता है, तो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी ने अफर्म किया है कि यूके की जो संप्रभुता है, जो सोवरेनिटी है फॉकलैंड आइलैंड्स के ऊपर और गिब्रल्टार के ऊपर, वो नॉन निगोशिएबल, यानी कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो अगर हम फॉकलैंड आइलैंड्स की बात करें तो इसको ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी कहा जाता है, जो कि कहाँ लाया करती है, सदर्न अटलांटिक ओशन में, और इसको अर्जेंटीना के द्वारा भी क्लेम किया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो उसके 2 पार्ट्स आ जाते हैं, एक वेस्टर्न एरिया है और एक ईस्टर्न एरिया है। वही अगर हम गिब्रल्टार की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ गिब्रल्टार तो भाई आप सबको पता ही होगा, ये भी भाई हमारी ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज है, यानी कि ब्रिटिश मेनलैंड के साथ एसोसिएटेड नहीं है। ये आपकी स्ट्रेट ऑफ गिब्रल्टार आ जाती है। अब ये एक बहुत ऊंचा पहाड़ी इलाका है, चट्टान है, रॉक ऑफ गिब्रल्टार है जो उस पूरे एरिया को कवर करके रखती है। ये आपकी आ जाती है आइबेरियन पेनिनसुला पे। इस पूरे पेनिनसुला को आइबेरियन पेनिनसुला कहा जाता है, ऑन द बे ऑफ गिब्रल्टार। ये ब्रिटेन को दिया गया था स्पेन के द्वारा, एक ट्रीटी थी उनकी, ट्रीटी का नाम था उट्रेक्ट। ये ट्रीटी करता है इनको, मेडिटेरियन सी को और अटलांटिक ओशन को कवर करता है, सेपरेट भी करता है इनको यूरोप को और अफ्रीका को। ये यूरोप है, ये हमारा अफ्रीका, इन दोनों को सेपरेट करने का काम भी ये करता है। फिर हम बात करेंगे हलारी डंकीज के बारे में। तो हलारी डंकीज जो है इनको इंटेलिजेंट एनिमल समझा जा रहा है, कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इनकी क्लोज बॉन्डिंग जो है वो लोगों के साथ हो जाती है। ये उनकी ट्रांसपोर्ट नीड्स को फुलफिल करते हैं। ठीक है।
इनके अगर हम नेटिव रीजन की बात करें कि भाई ये कहाँ बिलोंग करते हैं, तो ये हलार रीजन को बिलोंग करते हैं, जो गुजरात में लाई करता है, इसीलिए इनका नाम हलारी हो गया है। ठीक है, ये लाइव स्टॉक के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। ये जो पूरा एरिया है ये काफी हद तक आपका सेमी एरिड रहता है। ठीक है, ये पर्टिकुलरली एरिया की बात करें तो ये पर्टिकुलरली एरिया हमारा आ जाता है सौराष्ट्र का। ठीक है, जामनगर और द्वारका ये गुजरात की आ जाती है। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये थोड़े से लार्जर होते हैं, ज्यादा रेजिलेंट होते हैं, यानी कि ज्यादा चीजों को इंड्योर कर सकते हैं बाकी की डंकी ब्रीड्स के कंपैरिजन में। और इनका कलर जो है वो प्रीडोमिनेंटली व्हाइट होता है। ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू की बात करें तो इनका जो मिल्क होता है वो अपनी स्वीटनेस की वजह से जाना जाता है, मीठेपन की वजह से जाना जाता है ना। और इनका जो मिल्क पाउडर होता है उसकी रेट 7,000 पर केजी तक भी चली जाती है इंटरनेशनल मार्केट में, और कॉस्मेटिक यूज में भी यूज किया जाता है। इनकी जो सर्वाइविंग पॉपुलेशन है वो 500 से भी कम पाई जा रही है। फिर बात करते हैं एडवांस ग्लाइसेशन एंड प्रोडक्ट्स एड्स की। तो आईसीएमआर और मद्रास डायबिटिक रिसर्च फाउंडेशन यानी कि MDRF, उन्होंने एक स्टडी की है जॉइंटली, और ये हाईलाइट किया है कि जो एजीई रिच फूड हमारे होते हैं या एजीई रिच डाइट जो रहती है उससे डायबिटीज इंडिया में बढ़ रहा है। यानी कि ये हमारे कुछ पर्टिकुलर हार्मफुल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, जो कब फॉर्म होते हैं, ये तब फॉर्म होते हैं जब शुगर्स रिएक्ट करती हैं फैट्स के साथ या फिर प्रोटीन्स के साथ में, तब हाई टेम्परेचर के दौरान। हाई टेम्परेचर यानी कि जब आप इनको फ्राई वगैरह करते हैं, ठीक है, कुकिंग वगैरह करते हैं, फ्राइंग करते हैं, रोस्टिंग वगैरह करते हैं, तो एजी रिच फूड को अगर आप आपका जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड होता है आप उसका कंजप्शन करेंगे, तो फास्ट फूड्स का कंजप्शन करेंगे तो उससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकता है, इन्फ्लेशन हो सकता है, यानी कि जो डायबिटीज का कॉज रहता है। उसके बाद बात करते हैं कजाकिस्तान, जिसकी कैपिटल है अस्ताना में। तो रिसेंटली कजाकिस्तान ने एक रेफरेंडम कंडक्ट किया है। उस रेफरेंडम में जो है उन्होंने बोला है कि भाई हम अपना पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसका एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहे हैं, है ना। अपनी एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो हम कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, तो रेफरेंडम किया है। रेफरेंडम आप सबको पता है ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक डिवाइस होता है। इस डिवाइस के जरिए जनता से डायरेक्ट उनका ओपिनियन वोटिंग के द्वारा मांगा जाता है। अगर हम इसकी ओवरऑल बात करें तो ये एक लैंड लॉक कंट्री आ जाती है। ठीक है, लैंड लॉक कंट्री आ जाती है सेंट्रल एशिया में। लैंड लॉक तो नहीं आएगी यार, ये कैस्पियन सी से लगी, सॉरी लैंड लॉक नहीं आएगी। ठीक है, ये आपकी सेंट्रल एशिया में है। इसके साथ साथ इसका क्या बोलते हैं, एक जो पार्ट है वो आपका ईस्टर्न यूरोप की तरफ भी आ जाता है। ठीक है, बॉर्डरिंग एरिया में देखें तो रशिया आ जाता है नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ में। चाइना आपका जो है इस साइड ईस्ट की तरफ आ जाता है। किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और नीचे की तरफ आपका ये जो तजाकिस्तान है ये साउथ में भी आ जाता है। वाटर वाटर बॉडीज की बात करें तो इसके ईस्ट की तरफ यहाँ पर आपका एरएलसी आता है। ठीक है, एरएलसी इसके ईस्ट की तरफ आ जाता है। कैस्पियन सी जो है इसके साउथ वेस्ट की तरफ आता है। माउंटेन्स में आ जाता है तियान शान रेंज। ठीक है, और अल्ताई माउंटेन्स। रिवर्स में इसकी आ जाती है ओरल रिवर जो रशिया की थ्रू जाती है, काफी ज्यादा फेमस है। इसके साथ साथ में एटाइश भी यहाँ से जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ग्रासलैंड्स हैं इनको कहा जाता है कजाक स्टेपी। ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट ड्राई स्टेपी रीजन है, और यहाँ पर यूरेनियम भी काफी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो भाई ये हमारे करंट अफेयर्स हुए। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दोबारा आपको बता देता हूँ कि भाई देखो 2 बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। सीडीएस का बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है फॉर 2025। आप चाहें तो भाई आप इसको भी इसमें भी इनरोल कर सकते हैं सीडीएस के बैच में फॉर 2025। जनवरी 2 से स्टार्ट हुआ है। हिस्ट्री में हमारा मॉडर्न हिस्ट्री कवर नहीं हुआ, अभी मेडिवल और हमने एशियंट कर लिया है। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, बस लास्ट वीक है, इस वीक के बाद में इसमें कोई भी इनरोलमेंट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मैं खुद ही नहीं चाहता कि बच्चे इनरोल करें क्योंकि उस सिलेबस को कवर नहीं कर पाए। जबकि जो हमारा CAPF AC का 2025 का बैच है ये 7 महीने का है। आप कोशिश कीजिए कि आप अभी भी ज्वाइन कर लीजिए इसको, हालांकि 1-2 महीने बाद भी करते हैं तो भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर पूरा टाइम डेडिकेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर इसकी प्रिपरेशन आप एकदम जीरो से करना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम। दोनों में एनरोल करने के लिए 88399 ये बाकी डिटेल्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी। ठीक है, इसके साथ साथ आज ही जो है आपके अक्टूबर के
सेकंड वीक के करंट अफेयर्स भी शामिल जो है वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके डाले जा चुके हैं। आप वहां से कवर कर सकते हो, 2-3 दिन में उनका वीडियो भी आ जाए। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। जॉइन टू यू।